So far, we have studied about the designing part of full stack web development program. So within that, we studied about the front end designing, जैसे कि HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax, and overall Bootstrap. सो ये सब क्या है, क्लाइंट साइड डिजाइनिंग पार्ट है। क्लाइंट साइड इसको बोलते हैं। क्लाइंट साइड का टूल्स हम लोगों ने देख लिया कि कैसे क्लाइंट साइड डिजाइन करना है, और क्लाइंट को जो बेसिकली दिखेगा वो कैसा दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, मतलब यूआई यूएक्स का काम हम लोगों ने कर लिया, यूजर इंटरफेस डिजाइन कर लिया। नाउ आफ्टर यूजर इंटरफेस, क्योंकि यूजर इंटरफेस डिजाइन करके और जितना भी टूल्स हम लोगों ने पढ़ा है, इससे क्या होगा, स्टैटिक स्टैटिक वेब पेजेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, स्टैटिक वेब पेजेस। नाउ वी वांट टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस। डायनामिक वेब पेजेस हम लोग को क्रिएट करना है। सो इफ वी वांट टू क्रिएट अ डायनामिक वेब पेज, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द सर्वर साइड टेक्नोलॉजी आल्सो विद इन द वेब टेक्नोलॉजी। सो वेब टेक्नोलॉजी में अब हम लोग को सर्वर साइड टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा। सो फॉर द सर्वर साइड, दैट मीन्स कि अगर डायनेमिक पेज हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सर्वर साइड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग को क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दोनों को कम्युनिकेट कराकर एक सर्फिंग वेबसाइट बना सकते हैं, जहाँ पे कुछ डायनेमिक कंटेंट हम लोग रखेंगे, जहाँ पे यूजर इंटरेक्शन होगा। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए सिर्फ ब्राउजिंग वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। सिर्फ ब्राउजिंग, जहाँ पे यूजर आएगा, इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है, बट अभी राइट करने का कोई भी बेसिकली कुछ भी ऐसा हम लोगों ने नहीं करा है। तो अब हम लोग स्टैटिक वेबसाइट से निकलकर डायनेमिक की ओर बढ़ेंगे। तो डायनेमिक साइड जैसे ही जाएंगे, दैट मीन्स कि इसको सर्वर साइड भी बोलते हैं, सर्वर साइड पे जैसे ही जाएंगे तो वी नीड वन लैंग्वेज। सर्वर साइड, क्योंकि जब भी सर्वर साइड प्रोसेसिंग होगा, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज होगा, तो सर्वर साइड प्रोसेसिंग के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होगा। तो लैंग्वेज क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग जो फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ASP.NET, जैसा मैंने पहले भी बताया था। तो ASP.NET में आपका जो लैंग्वेज है दैट इज सी शार्प। लिखते हैं सी हैश, लेकिन इसको बोलते हैं सी शार्प। तो सी शार्प लैंग्वेज हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लैंग्वेज सीखेंगे कि सी शार्प लैंग्वेज कैसे काम करता है। देन डेफिनेटली जब सर्वर साइड पे है तो लैंग्वेज के साथ साथ एक डाटाबेस भी चाहिए होगा। तो डाटाबेस के लिए डाटाबेस भी हम लोग को सीखना पड़ेगा, और डाटाबेस का फंडामेंटल्स हम लोग सीखेंगे कि डाटाबेस क्या होता है, कैसे काम करता है, लाइक दैट। तो डाटाबेस भी हमको एक चाहिए होगा, क्योंकि जब सर्वर साइड प्रोसेसिंग हम लोग लगाएंगे, तो डेफिनेटली जो भी यूजर फीड करेगा, जो भी यूजर डाटा आपको देगा, वो डाटा सेव करना होगा। तो डाटा सेव होगा कहाँ पे, डाटा सेव करने के लिए देन वी नीड एनी DBMS पैकेज और RDBMS पैकेज। अगर आपका वेबसाइट छोटा है तो DBMS पैकेज से भी काम चला सकते हैं, और अगर नहीं तो RDBMS पैकेज हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे RDBMS पैकेज भी सीख सकते हैं और DBMS पैकेज भी सीख सकते हैं। तो पूरा बेसिकली हम लोग डाटाबेस का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड जब हम लोग एक प्रोसेसिंग लैंग्वेज और डाटाबेस सीख लेंगे, तो एक डेफिनेटली सर्वर साइड वेब टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे ASP.NET है। क्योंकि लैंग्वेज इटसेल्फ कोई भी सर्वर साइड प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। लैंग्वेज सिर्फ आपके प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम कोई भी टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, वेब टास्क परफॉर्म कराना है। तो टास्क के साथ साथ वेब वेब टेक्नोलॉजी भी आएगा। तो वेब टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आएगा ASP.NET। तो अब जो कॉम्बिनेशन होगा हमारा ASP.NET विद सी शार्प विद एनी डाटाबेस, जो कि बैकएंड भी बोलते हैं। तो डाटाबेस सी शार्प से कम्युनिकेट करेगा, और सी शार्प और डाटाबेस जो आपस में कम्युनिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ ASP.NET टेक्नोलॉजी।
तो अब ये तीनों हम लोग को सीखना पड़ेगा ताकि हम एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकें, जहाँ पे यूज़र इंटरैक्शन भी होगा इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ। सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, यूज़र इंटरैक्शन भी होगा, जहाँ यूज़र कुछ भी सेव कर पाएगा यानी क्रिएट कर पाएगा, फिर रिट्रीव भी कर पाएगा या उसको फिर अपडेट या और भी जो भी टास्क हम लोग उस वेबसाइट पे करवाना चाहेंगे, उस तरह से कुछ भी अपडेट, डिलीट मॉडिफाई कुछ भी कर पाएगा। तो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सी शार्प लैंग्वेज से, क्योंकि सबसे पहले हम लोग सी शार्प लैंग्वेज सीखेंगे, फिर डाटाबेस का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि कैसे डाटाबेस में हम लोग काम करते हैं, एंड देन एएसपी डॉट नेट सीखेंगे, एंड देन तीनों को कम्युनिकेट करेंगे। और तीनों के साथ-साथ चूँकि ये सर्वर साइड है, तो सर्वर साइड पे ये तीनों लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। देन जो क्लाइंट साइड में हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा, उसके साथ मर्ज करके इसको लिखना पड़ेगा, मतलब कंबाइन होगा। दैट मीन्स कि एक तरीके से कम्युनिकेट होगा, फ्रंट एंड टू बैक एंड और बैक एंड टू फ्रंट एंड। तो अब हम लोग को बहुत अच्छे से समझते हुए सबसे पहले लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सी शार्प लैंग्वेज। तो सी शार्प लैंग्वेज बेसिक सॉरी सी शार्प लैंग्वेज बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सी हैश बोलते हैं, हम सी हैश ही बोलेंगे, लेकिन आप समझ जाओ कि ये सी शार्प है। तो सी शार्प या सी हैश लैंग्वेज जो है, ये डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे काम करता है। किस पे काम करता है? डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे। तो पूरा डॉट नेट प्लेटफॉर्म, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डॉट नेट प्लेटफॉर्म की होनी चाहिए। स्टार्ट विद द डॉट नेट प्लेटफॉर्म। तो डॉट नेट प्लेटफॉर्म क्या है? एक ऐसा इन्वायरमेंट है, डॉट नेट क्या देता है? एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का पूरा स्टैक रखा है, इसीलिए उसको इन्वायरमेंट बोल रहे हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसपे कि हम डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट है यहाँ पे, और मल्टीपल टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी प्लेटफॉर्म का एक पार्ट है सी शार्प लैंग्वेज। तो अगर हम डॉट नेट पे काम कर रहे हैं, तो सी शार्प लैंग्वेज इज वन ऑफ द लैंग्वेज जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड लैंग्वेज डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे सी शार्प ही है। तो सी शार्प लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको बोलते हैं, जो कि आप जानते होंगे। सी प्लस प्लस भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक मतलब है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दैट इज रिलेटेड टू आवर रियल वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि हम हमारे रियल वर्ल्ड से ये बहुत मिलता-जुलता लैंग्वेज है। तो लॉजिक समझने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड से एक लिया हुआ लैंग्वेज है। अब बोलोगे कि रियल वर्ल्ड से क्या मतलब है यहाँ पे? तो रियल वर्ल्ड से मतलब है कि हम आस-पास जितने भी जो भी सबस्टेंस है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। उसको बोला जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है। आप पढ़ते भी होंगे, जब ग्रामर स्टार्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ते हो। तो जो भी आपके आस-पास दिख रहा है, वो सब एक ऑब्जेक्ट है। तो उसको ऑब्जेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो किसी न किसी टाइप का बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे कुछ भी हो। आपके आस-पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी सब्सटेंस है, जो भी इक्विपमेंट्स है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपका फैन है, आपका टीवी है, आपका बेड है, आपका जो कुछ भी है, सब एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको ऑब्जेक्ट का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसका कुछ बिहेवियर है। जैसे टीवी का कुछ अपना बिहेवियर है, रिमोट का अपना बिहेवियर है। तो ये बिहेवियर आया कैसे उस ऑब्जेक्ट के पास? तो इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर प्रोड्यूस कराने के लिए उसका उसका रॉ मटेरियल दैट इज़ नोन एज़ क्लास, यहाँ पे क्लास आएगा। रॉ मटेरियल कहने का मतलब कि अगर एक टीवी है, तो टीवी बनाने के लिए बहुत सारे छोटे-छोटे इक्विपमेंट्स को लगाकर उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में बनाया गया।
फैन कैसे बना, तो फैन देख रहे होगे कि बहुत सारा उसमें छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लगाकर फैन बनाया गया। तो दैट फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्जेक्ट, बट वो जिससे बना हुआ है उसको बोलते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल। हमारा रियल लाइफ में क्या है, रॉ मटेरियल है, बट यहाँ पे लैंग्वेज में क्या होगा, ये एक क्लास होगा। ठीक है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कौन सा बिहेवियर प्रोड्यूस होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट प्रिपेयर होगा, और ऑब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर होगा, तो उसमें डेफिनेटली कुछ रॉ मटेरियल्स होंगे। तो रॉ मटेरियल्स कहाँ रखाएंगे, तो रॉ मटेरियल्स जो होगा वो क्लास में रखेंगे। तो क्लास का जब टेक्निकल डिफिनेशंस हम लोग देखते हैं, तो क्लास का टेक्निकल डिफिनेशंस क्या बोलता है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ entities, entities that is variable and function। ठीक है, ये एक लिटरल डिफिनेशन है क्लास का। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ एंटिटीज दैट इज वेरिएबल एंड फंक्शन। तो यहाँ पे आप एक वर्ड और जोड़ सकते हो, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज। कहने का मतलब कि एक जैसा जो भी वेरिएबल और फंक्शन होगा उसको हम एक क्लास के अंदर, जो कि एक ऑब्जेक्ट के लिए एक कुछ बिहेवियर प्रोड्यूस करा सके। तो सपोज हमको एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, तो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्लास में बहुत सारा डाटा रखना होगा, लाइक स्टूडेंट क्लास अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, सपोज हम एक स्टूडेंट क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास। तो क्लास, स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, मतलब एक स्टूडेंट को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए डेफिनेटली सबसे पहला उसका एक स्टूडेंट आईडी होगा, दूसरा उसका रोल नंबर हो सकता है, तीसरा उसका नेम हो सकता है, चौथा उसका फादर्स नेम हो सकता है, एफ नेम लिख सकते हैं, तीसरा मदर्स नेम हो सकता है, एम नेम लिख सकते हैं, फिर उसका एड्रेस हो सकता है। ये क्या है, एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, ये रिलेटेड रिकॉर्ड्स है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज। सिमिलर टाइप मतलब एक जैसा जो होगा, ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट में, स्टूडेंट अगर हम एक क्लास बना रहे हैं, दैट मीन्स कि स्टूडेंट का एक हम कलेक्शंस बना रहे हैं, तो उसमें कलेक्शंस क्या होगा, स्टूडेंट नाम का क्लास में क्या कलेक्शंस होगा, रिलेटेड टू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हमका मेरा होगा। तो रिलेटेड टू स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन है ये सब होगा, ना कि हम स्टूडेंट क्लास में एक उसके एग्जाम का कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देंगे या उसके फी का कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देंगे। तो अभी हम स्टूडेंट क्लास बनाए, स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर दिया, लाइक मोबाइल हो गया, तो ये स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो इतना सारा हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो दैट इज वाई एक एंटिटीज क्या है, वेरिएबल है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो इतना डाटा हमको एक स्टूडेंट के रिगार्डिंग स्टोर करना है। और भी डाटा हो सकता है, अभी तो मैंने बस सैंपल लिया है, बट एज्यूम करते हैं कि मुझे इतना डाटा स्टोर करना है। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो बिहेवियर प्रोड्यूस होगा ये कैसे प्रोड्यूस होगा, तो डेफिनेटली उसका सपोर्ट करेगा फंक्शन। क्या बिहेवियर प्रोड्यूस कराना है, तो हमको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। तो न्यू रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड करके एक फंक्शन बन सकता है, और इस फंक्शन में इन सारे का एक रिकॉर्ड एंट्री होगा। फिर रिकॉर्ड एक नया रिकॉर्ड के लिए ये हो गया। फिर इसी तरह से हम एक और फंक्शनालिटी बना सकते हैं, अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड करके एक फंक्शन बना सकते हैं जिसके थ्रू अपडेट होगा। मतलब अगर
न्यू रिकॉर्ड एंट्री करते वक्त अगर मैंने कुछ गलती कर दिया है, सपोज नाम स्पेलिंग गलत हो गया या एड्रेस में कुछ गलती हो गया या सपोज मोबाइल नंबर आपका अपडेट हो गया, तो हम कैसे अपडेट करेंगे? तो एक और फंक्शनलिटी चाहिए होगा अपडेट रिकॉर्ड का, और मे बी एक और फंक्शनलिटी चाहिए होगा डिलीट रिकॉर्ड का। तो ये सब किसका है? सिमिलर फंक्शनलिटीज है रिलेटेड टू स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट क्लास का ये 3 बिहेवियर हमको प्रोड्यूस कराना है। एक के थ्रू वो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, मतलब नया नया स्टूडेंट का एंट्री होगा। दूसरे के थ्रू एनी मॉडिफिकेशंस होगा। तीसरे के थ्रू डिलीट कर सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट छोड़ दिया या किसी स्टूडेंट का डाटा हमको नहीं रखना है तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसलिए यहाँ पे जो डिफिनेशन है उस डिफिनेशंस को मैंने समझाया कि ये सिमिलर कलेक्शन है, सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज का कलेक्शन है। तो एंटिटीज क्या हो सकता है? एक वेरिएबल, ये सब वेरिएबल का पॉइंट है, और फंक्शंस, ये सब फंक्शनैलिटी है। तो फंक्शंस को क्रिएट करते हैं ताकि मेरा जो कोड है वो रियूजेबल भी हो सके। तो ये क्लास बन गया, सपोज ये क्लास बन गया, बट जब रियल टाइम में इसका हमको बिहेवियर देखना होगा तो इस क्लास का अब हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग एक लाइन लिखते हैं, स्टूडेंट, इसका लिखेंगे ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम लिख सकते हैं हम लोग, न्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, न्यू ऑफ स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा? एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही हम उसके फंक्शनैलिटी को गेट कर पाएंगे, जो कि जो आप बिहेवियर बोल रहे हो। जैसे टीवी टीवी ऑन कर रहे हो, तो टीवी ऑन करने के लिए आपको एक बटन दिया गया है, उस बटन को ऑन करते हो, तो बटन को प्रेस करते हो तब उसका बिहेवियर आगे बढ़ता है, फिर रिमोट से कुछ चेंज करते हो तो फिर एक बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। तो ये मल्टीपल बिहेवियर के लिए मल्टीपल फंक्शनैलिटी उसमें लिखा हुआ है, अ, या फिर बोलो सॉफ्टवेयर है या फिर बोलो हार्डवेयर है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर अब आपको न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट के साथ उस बिहेवियर को कॉल करना पड़ेगा, न्यू रिकॉर्ड, लाइक दैट। ये एक बिहेवियर कॉल किए, फिर ओबी डॉट अपडेट रिकॉर्ड, अगर अपडेट करना है तो इस तरह से हम बिहेवियर को कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला गया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो एक क्लास बनाएंगे और क्लास में जो भी हमको सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज है लाइक वेरिएबल एंड फंक्शन, उसको हम लोग यहाँ डिक्लेयर कर देंगे, एंड फिर उसको यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको हम कॉल करेंगे, जहां भी जरूरत होगा उसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफिनेशन एंड स्ट्रक्चर है। अब अगर हम ये काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओओपी सीख रहे हैं, तो ओओपी का कुछ फीचर्स होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स होता है। ठीक है, फीचर्स में क्या होता है? तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स इसका होता है इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फेज, और तीसरा है इनहेरिटेंस। ये 3 फीचर्स होता है ओ प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर हम काम करते हैं तो 3 फीचर्स जानना बहुत जरूरी होता है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फेज और इनहेरिटेंस। तो ये तीनों फीचर्स को हम लोग समझते हुए इसका प्रोग्रामिंग सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक सी शार्प प्रोग्रामिंग में हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब इसका नेक्स्ट डे इसका मैं एक सैंपल दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप समझ पाओगे कि कैसे कोड लिखते हैं सी शार्प लैंग्वेज में।